2 हफ्ते बाद वो शिप वापस पलट के आ रही है बिना लोगों के साथ। क्या भैया आसमान निकल गया या धरती चूम गई? इधर इट्स एन अटलांटिस या फिर एलियंस वहां पर मौजूद हैं। क्या पता भाई उनका एयरपोर्ट हो। एग्जैक्टली। कुछ फ्लाइट्स भी हैं 2-3 डेकेड बाद लैंड कर रही पर है। पता है वो फ्लाइट के बहुत बढ़िया इंसिडेंट्स हैं। क्या? एक गांव है जिसके नीचे बोने लोगों की 2 से 2.5 फीट मैक्सिमम हाइट है। ऐसे साइज के लोग वहां पर अपनी कॉलोनी बसा के रहते हैं। मध्य प्रदेश के पास बड़े से बड़ी टेक्नोलॉजी है उनके पास, एटॉमिक पावर है उनके पास, न्यूक्लियर पावर है, सारी चीजें। 1-1.5 फुट के लोगों को। बिल्कुल। सबसे स्मार्ट इंसान WWE में तो एक निकला, वो था ट्रिपल एच। ट्रिपल एच कैसे? तो एक बार बेटी के साथ जंगल में गया, जंगल में बड़ी ठंड पड़ी, आग जलाने के लिए कोई लकड़ी नहीं मिली, तो उसने क्या किया, उसने 12 करोड़ कैश आग लगा दी। हम सुपरनेचुरल पावर गाँव में सुनते हैं, जमीनों पहाड़ों पे, आप कह रहे हो समुद्रों में भी है? बिल्कुल है, बहुत सारे। अगर सागर में देखें तो बरमूडा ट्रायंगल, सबसे ज्यादा जहाज गायब हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्लेन जाता है वो गायब हो जाता है। साइंस इसको कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। लेकिन 2 उसकी स्टोरीज हैं। पहला कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं था, महिंद्रा एंड मोहम्मद था। मोहम्मद? जो मोहम्मद भाई थे, जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद क्या हो गया, इनको पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। तो उस लालच में इटली की अगर मैं बात करूं, हेल्थ मिनिस्टर ने ये चीज वोकली कही, इटली खत्म हो जाएगी। इसी चक्कर में वहाँ की विमेन बच्चा नहीं करना चाहती, फर्टिलिटी रेट इसलिए भी गिर रहा है। लोगों को जापान में लोनली रहना इतना पसंद है कि काफी सारे लोग 18-19 दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते। सारी चीजें वैसी की वैसी, सिर्फ एक ही चीज मिसिंग, क्या? लोग नहीं। शिप ट्रैवल पूरा कर चुकी है, खुद ट्रैवल करके आ गई। इन्हीं को कहते हैं भूतिया शिप। शिप में लोग जाते हैं लेकिन आती हैं सिर्फ उनकी आत्माएं। पाब्लो एस्कोबार, उस बंदे के पास 60,000 करोड़ कैश है। वो जिस गोडाउन में रखता था, हर साल 3,000 से 4,000 करोड़ कैश उसके चूहे कुतर के खा जाते थे। उसने जब एक बार सरेंडर किया था, 650 करोड़ की खुद ने जेल बना दी। उसने जेल खुद ही बना दी। उसके अंदर स्विमिंग पूल था, उसके पास नाच गाने की सामग्री थी, लड़कियां आती। ईएम की बात करिए ना तो बहुत सारे स्पेकुलेशन यूएस में ये रेफ्ट हो रहे हैं कि अगला प्रेसिडेंट एलॉन मस्क ना बन जाए। कुछ लोग अब लॉजिक लगाएंगे 9,000 करोड़ मतलब छोटे मोटा अमाउंट नहीं। 9,000 करोड़ बताएंगे, नाम तो मैं नहीं लेने वाला हूँ और गूगल करने नहीं बोलूंगा, कमेंट्स में गेस कर लो। ये तो खेलते खेलते बिजनेस में भी खेल गया। कि भैया आपका अगर कोई दोस्त है जो अकेला फील हो रहा है तो जापान भेज दो। जापान में रेंट में आपको गर्लफ्रेंड भी मिलती है, पापा भी मिलते हैं, रेंट में मम्मी भी मिलती है। 1 घंटे का रेंट 6,000 रुपए, आपको गर्लफ्रेंड मिलेगी, आपके साथ बाबू सोना करेगी, आपके साथ बैठेगी उठेगी, ये वो। प्लस उसमें रूल है। क्या? चेतक का क्रेज इतना बढ़िया चला, एक स्कूटर के चक्कर में लोग 10-10 साल वेटिंग पीरियड पे रहते थे, 10-10 साल। फिर ये लेके आ गए स्प्लेंडर। स्प्लेंडर भी आ गया था। केटीएम बजाज का। हाँ, तो इन्होंने केटीएम ड्यूक निकाली यहाँ पे। ओके। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि यार भारी बाइक्स में, जो हैवी बाइक्स होती है उसमें भी घुसना पड़ेगा। उन्होंने वापस एक नजर फेरी तो उनको एक ट्रायम्फ का ऑप्शन देखा। सिमिलर सा कुछ महिंद्रा का भी एक ग्राफ। अगर 200 करोड़ का प्रॉफिट नहीं बना तो मैं ये पद छोड़ दूंगा, मैं कंपनी छोड़ दूंगा, इस कॉन्फिडेंस किया। और उन्होंने निकाले स्कॉर्पियो 1100 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच गया। मार्केट वापस रिकवर होगा लेकिन आपके स्टॉक्स रिकवर नहीं करेंगे। जो लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश कर रहे हैं उनकी बैंड बच जाएगी। नमस्ते नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं अभिषेक भाई? एकदम बढ़िया, नमस्कार। आप तो 3 दिन में ही आ गए। बस आपने प्यार से बुलाया तो बिल्कुल आ गए। अभिषेक भाई, यू रिमेंबर हमने लास्ट टाइम पूरा ही डार्क कवर किया था। डार्क में कुछ टेंजेंट्स रह गए थे, कुछ पार्ट्स रह गए थे। आई वुड वांट यू कि आप 1-2 चीज़ें हम और देखे जाएं। आप पता नहीं जाते जाते मुझे बोला कि भानु एक बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है कि शिप्स गायब हो रही हैं। अब ये शिप्स क्या सामान के साथ गायब हो रही हैं, लोगों के साथ गायब हो रही हैं, ये कुछ मेरे लिए बहुत सस्पेंसफुल था। सो यार भानु, ऑलमोस्ट 1850s की आसपास की बात है। तो एक शिप थी मैरी सेलेस्टे। मैरी सेलेस्टे, ओके। तो क्या होता है कि एक कैप्टन रहता है, जो शिप कैप्टन रहता है वो कोस्ट के बाहर खड़ा रहता है। मोहन जी नाम रहता है उनका, ठीक है। अटलांटिक ओशन की तरफ से आते हुए एक शिप देख रहे हैं, ये मैरी सेलेस्टे है, ठीक है। लेकिन इनको लगता है बहुत बड़ा शॉक। क्यों लगता है? क्योंकि मैरी सेलेस्टे वही शिप है जो 2 हफ्ते पहले इसी कोस्ट से निकली हुई थी। इसमें 7 क्रू मेंबर्स थे, एक पति पत्नी थे, उनकी एक बेटी थी। अच्छा। 1400 बैरल्स इसके अंदर दारू की थी। बैरल्स मतलब जो बैरल समझ गए होंगे, दारू की बैरल्स थी। 1400 दारू की बैरल्स थी। बहुत सारा सोना था, बहुत सारा जवाहरात था। और ये लोग कुछ एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहे थे। और साथ में लाइफ गार्ड, लाइफ जैकेट्स, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये शिप वापस आती है, ये ऊपर चढ़ के जाके चेक करता है, 1400 की 1400 बैरल्स हैं। अच्छा। जो जितने लाइफ जैकेट, जितनी सारी चीज़ें थी, सब के सब हैं। सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, सब कुछ वहीं के वहीं है।
फिर तो सब सही सिर्फ है। एक ही चीज मिसिंग है, क्या? लोग नहीं है। तो 2 सवाल उठे, शिप ट्रैवल पूरा कर चुकी है, खुद ट्रैवल करके आ गई है। अब सवाल ये उठता है कि 2 हफ्ते बाद, ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सप्लोरेशन के लिए गए तो काफी आगे गए होंगे, 2 हफ्ते बाद वो शिप वापस पलट के आ रही है बिना लोगों के साथ, तो क्या भैया आसमान निगल गया या धरती चूम गई? ये सोचने वाली बात थी। पर अब इसका उसने पता लगाया गांव वालों से और उसके ऑफिसर से कि भैया इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो ये जो हिस्ट्री थी, ये बेसिकली कनाडा में एक बहुत पहले, इससे पहले एक शिप बनी थी जिसका नाम था अमेजॉन। अच्छा, ओके। कनाडा में जब ये शिप बनी अमेजॉन नाम की, तो उस समय पे जैसे ही वो शिप बनी थी, इसको कहते थे ये श्रापित शिप है। क्यों? जिस दिन बन के पहली बार ये समुद्र में निकली, पहले दिन इसका एक दूसरे शिप के साथ ठोकर हो गई। अच्छा। लोग बच गए लेकिन ठोकर हो गई। 1-2 हफ्ते बाद उसमें आग लग गई। उसको रेनोवेट करके 6 महीने बाद जब उसको वापस उतारा गया, तो सबसे बड़े जो समुद्री डकैत होते, पायरेट्स कहते हैं, उन्होंने अटैक कर दिया। और एक बार ये डूबते डूबते बच गई, एक ग्लेशियर से टकरा गई एक बार। जितना बुरा हो सकता था सब हो सकता था। तो इसको रिपेयर करा गया। अच्छा। और रिपेयर करके ही ये वाली शिप बनी थी, मैरी सेलेस्टा। और एक और एक्सीडेंट हो गया इसमें, ये भी हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि समुद्र में काफ़ी सारी ऐसी शिप्स जाती हैं, शिप्स होती हैं जो बहुत सारी जाती हैं समुद्र में, ऐसी काफ़ी सारी शिप्स जाती हैं जो कि श्रापित हैं। उसमें जाना मतलब मौत को दावत देना होता है, क्योंकि ऐसे रहस्यमय काफ़ी सारे किस्से हुए हैं जहाँ शिप जाती तो है सारी सामग्री के साथ, सारे सामान के साथ, सारी चीज़ों के साथ, लेकिन लौटती है बिना लोगों के साथ। अब इंटरेस्टिंग चीज आप वही नोटिस करो, अगर तूफान आया तो शिप भी डूब जाती, बिल्कुल डूबती। एनिमल अटैक होता तो कहीं ना कहीं डैमेज होता, और बिना कैप्टन के कैसे आ जा रही है शिप, ये सोचने वाली बात है। और शिप ही कोई लूट ही लेता, मतलब शिप बचती ही नहीं, बचती नहीं। और वो कैसे खुद से यू टर्न करके आती है, इन्हीं को कहते हैं भूतिया शिप। भूतिया शिप्स काफी सारे दुनिया की हिस्ट्री में देखे गए हैं, जहां शिप में लोग जाते हैं लेकिन आती हैं सिर्फ उनकी आत्माएं। हम सुपरनेचुरल पावर गाँव में सुनते हैं, जमीनों पहाड़ों पे, आप कह लो समुद्रों में भी हैं। बिल्कुल है, बहुत सारे। स्ट्रेंज। कुछ फ्लाइट्स भी हैं, फ्लाइट 914 1995 में उड़ती है, बिल्कुल 2-3 डेकेड बाद लैंड कर रही है। पर पता है वो फ्लाइट के बहुत बढ़िया इंसिडेंट्स है। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेक्सिको से काफ़ी सारी फ्लाइट्स उड़ी एक समय पे, ठीक है, और काफ़ी सारी गायब होने लग गई, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। टाइम ट्रैवल कैसे होगी पता नहीं, कहीं फंस गई, ये वो फंस गई, अचानक से बहुत समय बाद आई, लोग नहीं मिले या कंकाल मिल गए, अलग अलग इंसिडेंट्स हुए। बट अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेक्सिको से एक फ्लाइट निकल रही थी जो जा रही थी एक दूसरे कॉन्टिनेंट के लिए, मतलब धीरे धीरे करके कंट्रीज पास ऑन करके स्विच करके जा रही थी। ओके। तो एडवेंचर वाले लोग उसमें जा रहे थे, तो उनके रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गए, ठीक है। लेकिन वापस 5 साल बाद वो खाली फ्लाइट वहीं पे लैंड हुई, उसके पुर्जे निकले पड़े हुए, ठीक है। तो लोगों ने सोचा, स्पेक्युलेट किया, कुछ हो गया। वहां पर कहानी खत्म नहीं होती है। क्या होता है, मेक्सिको से अब प्रॉपर डोमेस्टिक फ्लाइट्स निकलती हैं। जब डोमेस्टिक फ्लाइट्स जा रही हैं वहां पे, तो अचानक से एक फ्लाइट में साइड में लड़की बैठी हुई खिड़की के पास देख रही है, बादल देखने के शौक होते हैं सबको, देख रही है। अचानक से उसे एक छवि दिखती है, शैडो दिखती है, जो कि दिखता है एक पायलट के जैसा छवि दिखती है, बाहर हवा में छवि दिखती है। और उसको ऐसा लगता है कि उस छवि ने उससे कम्युनिकेट किया हुआ है कि कुछ भी करो, इसको इमरजेंसी लैंडिंग करवा दो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। और यही वाली छवि बाद में पता लगता है कि पायलट, जो एक्चुअल पायलट होता है, उसको भी देखे, और पता नहीं उसको क्या हो गया, उसने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इमरजेंसी लैंडिंग जैसी कराई एक दूसरे एयरपोर्ट पे, चेक किया गया, क्योंकि 6 घंटे पहले उसकी लैंडिंग जब कराई, चेक किया गया, तो उसके इंजन में एक ऐसा डिफेक्ट था कि और 2 घंटे भी वो चल जाती मैक्सिमम, तो इंजन में आग लग जाती, सब लोग मर जाते। तो दे थैंक्ड कि भाई हम बच गए। बट ऐसा नहीं, उसमें उस इंसिडेंट को बार बार हुआ है। बाद में क्या पता लगा, एक लड़की को बड़ा इंक्यूजिटिव हुआ कि भाई ये कैसे हो रही है, छवि क्यों दिख रही है, कभी एयर होस्टेस दिखती, कभी ये दिखते हैं, कभी कोई पायलट दिखता है। तो वो जो एक फ्लाइट जो गई थी जिसका मलबा वापस आया था, बाद में पता लगा इस पर्टिकुलर प्लेन को बनाने के लिए उसी मलबे का इस्तेमाल किया गया। तो वो सब कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, वो सोल्स, हो सकता है आत्मा है या कुछ भी है जो इन लोगों को गाइड कर रही थी कि बॉस ये ऐसे मत करो। वो अच्छे लोग थे, किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे थे। सेम फ्लाइट सबसे गायब होती है अपने, अगर सागर में देखे तो बर्मुडा ट्रायंगल। अरे ये बड़ी मिस्ट्री है, क्या है? सो बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट है वो 2 हैं। माना जाता है कि एक ऐसी जगह है दुनिया में, समुद्र में, जहां पर सबसे ज्यादा जहाज गायब हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्लेन जाता है वो गायब हो जाता है। साइंस उसको कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, लेकिन 2 उसकी स्टोरीज हैं। पहला,
कहा जाता है, जो आपने कार्टून्स में देखा होगा, जो अटलांटिक का शहर है, एक सीक्रेट शहर जो पानी के नीचे बसा हुआ है, जिसकी थोड़ी सी छवि एक्वामैन में भी हल्की फुल्की दिखाई गई है, वही सिटी वहां पर है जहां के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है, मैग्नेटिक फोर्स है कि उसके ऊपर से कोई भी जाता तो वो पुल अप कर लेते हैं, और वो ये सारे साधनों को रिसोर्सेज बना के अपनी सिटी के डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं अंडर वाटर। और जितने भी लोग इसमें ट्रैवल करते हैं वो सब इनके बन जाते हैं गुलाम, डिसाइपल। आपने एलियन वाली स्टोरी में भी बहुत अंडर वाटर बातें कही थी, आपने बताया था कि अंडर वाटर जो हो रहा है वो तुम्हें पता ही नहीं है। इनफैक्ट सेकंड थ्योरी यही है, बर्मुडा ट्रायंगल के सेकंड थ्योरी ये कहती है कि भाई ये इंसानी चीजें नहीं है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी। एलियनिटी है, एग्जैक्टली, एलियन कम्युनिटीज वहां पर एस्टैब्लिश हैं जो इस चीज को पुल करती हैं। अब देखिए क्या होता है कि हाइपर प्रैक्टिकल लोग इसको कहीं ना कहीं नकारने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इस एरिया में ऐसे मैग्नेटिक फोर्स है जिसके चक्कर में ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये कहने की बातें हैं। व्हाई ओनली दैट प्लेस, व्हाई सडनली द मैग्नेटिक फोर्स इज सो मच, व्हाई वहां पर आज भी इतने एडवांस साइंस होने के बावजूद हम एग्जैक्ट क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे, नाम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं वहां जाने वाले से, कुछ नहीं कर पा रहे, इतना एडवांस साइंस होने के बाद भी हम ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वहां पर स्वाभाविक से ऐसी चीजें हैं जो हमारे समझ में नहीं आ रही है। जस्ट बिकॉज आपने एलियंस का टच किया, तो एलियंस का जो हमने लास्ट टाइम में बात किया था, काफी सारी छवियां डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी दिखती हैं, आर्मी कैंप्स के ऊपर दिखती हैं। एक CIA की रिपोर्ट के थ्रू एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें एक छवि जो बलून जैसे दिखती है वो ऊपर चलते हुए दिखी है, वो भी कहाँ पे, एक US नेवी एक US बेस के ऊपर, अच्छा, US बेस के ऊपर चलते हुए दिखी है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये चीज की थी उसको बाद में धमकी मिली और उसको गायब कर दिया गया। चाहते नहीं है, वो चाहते ही नहीं है। जैसे हमने एरिया 51 के बारे में भी लास्ट टाइम बात करी थी, तो वही वाली चीज होती है। तो बर्मुडा ट्रायंगल इटसेल्फ इज दैट मिस्ट्री जहां पर सबसे ज्यादा समुद्र में शिप्स गायब हो चुके हैं, सबसे ज्यादा प्लेन्स गायब हो चुके हैं, और मेरी हिसाब से यस, ईदर इट्स एन अटलांटिस या फिर एलियंस वहां पर मौजूद हैं। क्या पता वही उनका एयरपोर्ट हो। एग्जैक्टली, जैसा हमने बात करी थी, बिल्कुल, क्योंकि वो हमेशा एंट्री जो मतलब अर्थ में लेंगे तो अंडर वाटर लेंगे, क्योंकि आपने बोला था अंडर वाटर कोई सस्पेंस, एग्जैक्टली, अरे हम 95% तो ओशन वाटर एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, हमारे पास वो है ही नहीं कैपेसिटी कि हम वहां पे जाके करें। वाटर में जाके प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एप्ट नहीं बनी है, हमने वहाँ की मरीन लाइफ नहीं देखी, हम बस स्पेक्यूलेट करते हैं 3D मॉडल्स और आजकल AI के थ्रू कि हाँ ये होगा वो होगा, हो सकता है फ्यूचर में हम जा जाएं, बट येस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कम्युनिटीज हैं, जैसे धरती में भी बोलते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स के आगे जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि अंडरग्राउंड बोने लोगों की एकदम छोटे, जो 2 से 2.5 फीट मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट बता रहा हूँ, एवरेज तो 1.5 फीट है, ऐसे साइज के लोग वहाँ पर अपनी कॉलोनी बसा के रहते हैं। 1.5 फीट मध्य प्रदेश के पास एक गाँव है जिसके नीचे 1.5 फीट के बच्चे, क्या बुजुर्ग हैं जो रहते हैं वहाँ पे। तो ये कभी सामने नहीं आए, देखे नहीं कभी? ये कुछ लोगों ने स्पेकुलेट किया, कुछ लोग बताते भी हैं। जैसे एक किस्सा हुआ था जिसमें कि ये बहुत पहले का किस्सा है, एक महाराजा थे, वो मध्य प्रदेश भोपाल के आगे जगह है। तो वो महाराजा को कहीं ना कहीं उनको सपना आता है कि उनके जो इष्ट देव हैं, भगवान है, वो आपको कहीं ना कहीं इधर ही मिलेंगे। तो क्या होता है कि वो उस तरफ खोज पड़ताल में निकलते हैं, अचानक से उनको समझ में नहीं आता कि वो एक गुफा के अंदर जाते हैं पर कहीं और निकल जाते हैं। अच्छा। अब वो जब निकलते तो देखते हैं एकदम छोटे छोटे एक 1.5 फीट के सारे लोग हैं, बहुत बड़ी सभा है, बहुत आलिशान है, सारे बड़े से बड़ी टेक्नोलॉजी है उनके पास, भयंकर जो सोच भी नहीं सकते, इस सारी चीजें, एटॉमिक पावर है उनके पास, न्यूक्लियर पावर है, सारी चीजें हैं। ये राजा ने देखा, 1.5 फुट के लोगों को, बिल्कुल। और उनके ये सारे 1.5 फीट के जो लोग हैं, उनके जो महाराजा हैं, वो इनके इष्ट देव थे। अच्छा, वही इन राजा के इष्ट देव थे। तो उनको ये कहा गया था कि भाई, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि तुम तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पे जो आता है उसके बाद जा नहीं पाता, बट आपको जाने मिलेगा, लेकिन आपकी और आपके आने वाले पुश्तियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप इस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, कैसे भी एम्बुश में रखना है, इसको छुपा के रखना है। अच्छा। आज उस एरिया के आसपास खंडर भी हैं, कुछ दूर पे मंदिर भी हैं, बट इस तरह की चीजें हैं। तो जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो समझ जाएंगे, जो नेटिव लोग वो लोग जाके उस चीज को समझ जाएंगे कि इस तरह की चीजें हैं। सो काफी सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं इस दुनिया में जिसको जस्ट बिकॉज हम लोगों ने खुद की आंखों से नहीं देखा, हम विश्वास नहीं करते, बट एंसेस्टर्स ने देखा है। काफ़ी सारे लोग बात भी करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती भी हैं। तो देखिए, कोई भी फिक्शन मूवी बनती है, कोई भी फिक्शनल बुक्स बनती है ना, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन यही सारी चीज़ों से लेते हैं। कहीं सुनी होगी, कहीं देखी होगी, अचानक से इमेजिनेशन, तो वो लोग यहीं से सारी इंस्पिरेशन लेते हैं। तभी आप देखो ये जो राजा महाराजाओं की मूवीज इंटरनेशनल वाले भी बना रहे हैं, तो उसमें बोनो का बहुत बड़ा रोल बना देते हैं। हाँ, कि राजा का सबसे खास अपने कक्ष में वही रहेगा, सेवा वही करता है। आप कुछ भी देख लो, हेल बॉयज में भी कहीं ना कहीं दिखाया हुआ था बोने को, ये क्या अपना GOT में भी दिखाते हैं बोनो को, तो कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत रेफरेंस रहता है।
अगर हिस्टोरिकल इतना फैसिनेटिंग है चीजें ये सारी, तो अगले पार्ट में बिल्कुल ये भी छेड़ेंगे। बिल्कुल, पार्ट 6 अगर लोगों ने डिमांड किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने पे बहुत बात होती है, वो कैसे छुपाया गया, निकाला, सब सारी चीजों पे अपन इसमें बात छेड़ी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब से कोई स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी कोई आया है क्या जिसने बिजनेस से फाड़ दिया हो, आपको लगा हो कि यार ये तो खेलते खेलते बिजनेस में भी खेल गया? तो भाई पोर्चुगल का एक लड़का है जो आज के समय में 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का मालिक है। सब जानते हैं उसे? सब जानते हैं। 7 नंबर की जर्सी पहनता है। अगर जानते हैं तो लोग नाम बताएंगे, नाम तो मैं नहीं लेने वाला हूँ और गूगल करने नहीं बोलूंगा, कमेंट्स में गेस कर लो। कमेंट से करो सीधे, ठीक है? तो ये व्यक्ति कितना स्मार्ट बंदा है। 9,000 करोड़ मतलब छोटे मोटा अमाउंट नहीं। 9,000 करोड़ फुटबॉल खेल के। हाँ, कितने जीरो होते हैं, लोग कमेंट में उतना भी लिख दे तो बहुत बड़ी बात होती है। 9 में कितने जीरो है वही लिख दे, बहुत बड़ी बात है। तो ये व्यक्ति मतलब बिजनेस माइंड है ना, आपने बिजनेस बोला तो बिजनेस माइंड बताते हैं। पहले तो इसके 2-3 बढ़िया किस्से हैं वो मैं बताता हूँ, मतलब आप शॉक हो जाओगे। तो ये जो व्यक्ति है जो इतना 9,000 करोड़ का मालिक है, तो एक बार ये अपनी मदर से बड़ी अटैच्ड है। क्यों? क्योंकि 15 साल की उम्र में इनको एक हार्ट में बहुत रेयर डिजीज हो गई थी, एक प्रॉब्लम थी। अच्छा। जिसके चक्कर में ये जीवन नहीं जी पाते आगे। लेकिन इनकी माँ ने, घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे बट तो भी पूरा ऑपरेशन कराया, सब कुछ कराया और इनकी ये चीज़ सही करवाई। और उसके बाद इनकी माँ ने इनको सपोर्ट किया कि भाई तेरे को फुटबॉल का अगर शौक है तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगी। तो ये अपने माँ को बहुत पसंद करते हैं, आज भी अपने माँ को वो साथ में रखते हैं बड़े बड़े इवेंट में। हाँ, बिल्कुल, सिर्फ बड़े इवेंट में नहीं, घर पे भी लेके आ गए हैं अब वो। अच्छा। वो दिखाते नहीं है वीडियोस में बट लेके आए। तो एक बार सीन क्या हुआ, जब उनकी माँ दूर रह रही थी तो उनकी 5 साल की एक गर्लफ्रेंड थी, 5 साल से बढ़िया डेट कर रहे थे, प्यार मोहब्बत कर रहे थे। तो इन्होंने तब दुबई में थे, गर्लफ्रेंड के साथ घूम फिर रहे थे। तो इन्होंने गर्लफ्रेंड को बोला यार मेरी माँ का बर्थडे है यार, तो मैं सोच रहा हूँ मैं जाता हूँ उनको सरप्राइज दे के आता हूँ, फिर चलेंगे। अब गर्लफ्रेंड ने सोचा भाई 5 साल तो मेरा तो कुछ हक बनता है। बोला अरे नहीं यार कहाँ तुम जाओगे, माँ की तो उम्र हो गई, क्या सरप्राइज दोगे, तुम इधर ही रहो। इस व्यक्ति ने जो 9,000 करोड़ का मालिक, इसने क्या किया, इमीडिएट ब्रेकअप कर लिया, बंदी छोड़ दी। बोले बेटा माँ के सामने और कुछ नहीं, ये तुमने सोचा भी कैसे, मैं एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ, मैं जाता अपना चार्टर पे जाता, सरप्राइज करता, 12 घंटे में आ जाता, बट तुमने उसके लिए कैसे टोक दिया, तो बंदी छोड़ दी। ठीक है, बच्चे हैं, शादी नहीं करी आज तक, एलिगेशंस भी काफ़ी लगे। बट अगर इनके बिजनेस एक्यूमेंट की बात करें तो बेसिकली सबसे ज़्यादा गोल्डन बूट के अवार्ड इन्होंने जीते हैं। इनके और एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर है जिसके साथ इनका बड़ा कंपैरिजन चलता रहता है, मतलब फैंस दो तरफ बटे हुए हैं। लेकिन सबसे जल्दी जर्सी भी इनकी बिकती है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ इनके बिजनेस साइड की, तो फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हैं ये। हाँ, मतलब ज़्यादा नहीं, इनको एक पोस्ट के 32 करोड़ रुपए मिलते हैं, बस 32 करोड़ रुपीस एक बंदे को मिलते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के। विराट कोहली को 12 मिलते हैं अगर हाई डिमांड पोस्ट रहता है, 2 करोड़ से 12 करोड़ के रेंज उनका चलता रहता है, डिपेंडिंग ऑन कितना साइज ऑफ पोस्ट। आपको 8 मिलते हैं काश, पता नहीं। हाँ, ये भगवान सुन लो, सरस्वती जी बैठ जाओ भी। तो सीन ऐसा है कि ये व्यक्ति ने एक चीज़ देखी, जब इनके इंस्टाग्राम पे हाईएस्ट फॉलोइंगशिप नहीं थी, इतना डिमांड नहीं था, इतना एंगेजमेंट नहीं था, तो ये बैठे हुए थे। तो इन्होंने ये सीखा कि यार असली पॉपुलेशन है वो पूरे एशिया में, एशियन मार्केट को अगर टैप किया तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये स्मार्ट, उसने बोला कि मेरा काम है गेम खेलना, फुटबॉल खेलना, मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं आती है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनके पास 2 ऑप्शन था कि दुनिया के अच्छे अच्छे बड़े बड़े फ्रेंचाइजी लीडर्स के साथ हाथ मिला लो। उन्होंने वो नहीं किया, वो गए सिंगापुर का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूशन का मालिक था उससे हाथ मिलाया। अच्छा। उस बंदे ने कमिटमेंट दी कि भाई ये 50-50 का गेम खेलते हैं, अगले 7 साल के अंदर बच्चा तुमको पूरे एशिया में जानेगा। और बंदे ने सबसे राइट डिसीजन लिया, उसके साथ बिजनेस किए, उसके खुद के चेन ऑफ होटल्स खोले, फिटनेस क्लब्स खोले, जर्सीज बिकी और इतना ज़्यादा पॉपुलर बना दिया कि पॉपुलेशन का सबसे बढ़िया फायदा, सोशल मीडिया की सबसे ज़्यादा फॉलोइंग, सामने वाले बंदे को सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट, सामने वाले को चाइना से लेके हर जगह पे इंडिया तक हर बंदा उसको जानने लग गया। आप देखो 7-8 साल से ही लोग सबसे ज़्यादा जानने लग गए, करेक्ट। तो उसने लोगों को पता भी नहीं चला वो मार्केटिंग कैसे हो गई, कौन से चैनल के साथ इधर कोलैबोरेशन करना है, किस चैनल की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप हो सकती है जहाँ से, कैसे यूट्यूब के थ्रू इन लोगों को टारगेट करना, सारी चीज़ें, ये सब तरीका सारी वो सिंगापुर वाले बंदे ने किया है। बोले मैं स्पोर्ट्स पे ध्यान दूंगा, सिंपल सी बात। ये रीजन है कि शायद मैंने आज तक फुटबॉल नहीं देखा कोई मैच पूरा, बट स्टिल मैं जानता हूँ, बच्चा जानता है, हर बार उसको हर एंगल से जानते हैं। उसको एक फिटनेस आइकन बोलते हैं बिकॉज उम्र 40 के ऊपर है लेकिन उसकी बायोलॉजिकल एज 26 की है। वाह।
आप सोचो मतलब कितना फिटनेस मेंटेन करके रखा होगा भैया, उसका विजिबल 4 पैक 6 पैक एब्स बिना स्टेरॉइड्स के दिखते हैं। और क्या चाहिए आपके जीवन में, इतना हेल्दी है। फिर उसके बाद आप देखो कि कंट्रोवर्सीज तो ऊपर नीचे होती जाती है, लेकिन बिजनेसमैन तो एक तो ये सिंगापुर के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पर ये पूरा झंडा वो कर दिया। दूसरी चीज़ क्या करती है कि अपने ब्रांड इमेज को बचाने के लिए इनकी टीम एक है जो इतनी कॉशियस है कि एक बीच में किस्सा चला था कि एक लड़की ने एलिगेशन लगाया कि भाई ये तो भाई हमारे साथ सोए हैं, लोरी सुना रहे होंगे तो सो गए होंगे। हाँ, तो फिर वो सोए हैं तो भाई साहब रातों रात बंदी के अकाउंट में 80 करोड़ का ट्रांसफर हुआ और बात दब गई, बात दबी। बाद में फिर किसी ने कान भरेंगे उसको निकाला होगा, लेकिन लोगों ने दिखाया कि भाई हमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये एलिगेशन अब इनवैलिड है, नहीं लगा सकते कि तुमने तब क्यों रिपोर्ट नहीं किया, अब कैसे कर रहे हो। तो फिर वो उस चीज से निकल गया। तो एलिगेशन बार बार पे लगे हैं ये सारी चीजें वो, और हो जाता है कभी ऑरेंज जूस पिया फिर उससे किसी को गलती हो गई तो हो गई थी उनकी भी, रसना पी गए तो फिर हो गई थी उनसे, तो ये वाली चीज़ हो गई थी। तो बेसिक ये चीज़ है कि ये बंदे ने अपना मार्केट सिंगापुर से लेके पूरा साउथ एशिया में पूरी तरीके से कवर कर लिया। ये बंदा वो है जिसको अगर क्लब्स होते हैं, फुटबॉल के क्लब्स होते हैं, लास्ट टाइम एक क्लब ने सबसे बड़े रिटेनर पे इनको लिया था, 1200 करोड़ रुपए साल के दिए थे कि भाई तुम हमारे क्लब में आओ, ये रिटेनर देके। इनके बार बार चेंज हुए और इनकी जर्सी हमेशा 7 लिखी रहती है, तो 7 थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर द और कुछ, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक कंपनी से भी कुछ हुआ था। बिल्कुल, ये मतलब डेयरिंग, काफी डेयरिंग यार। आप सोचो एक इंसान बैठा हुआ है जो बैठे बैठे बस एक कोल्ड ड्रिंक को ना उठा के ग्लास पकड़ के 32,000 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट के कैपिटलाइजेशन एक कंपनी की उड़ा दे रहा है। तो इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसको कह सकते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ कहा कि ओनली वाटर, और क्या से कॉन्सिक्वेंस नहीं बताऊंगे, पता होंगे, पर वो खुद इतना, दैट्स द इन्फ्लुएंस भाई। यहाँ पे लोगों को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि भाई कुछ करे। उसने बस पानी लेके उस दूसरे कोल्ड ड्रिंक के साइड में कर दिया और 32,000 करोड़ रातों रात वाइप ऑफ हो रहे हैं उस मार्केट के। 32,000 करोड़। शायद फिर से कोई केस हुए थे, फिर वो तो यार देखो बड़े लोगों के केस में केस तो होते ही रहते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आए जाए दूसरे स्टेट्स जाना पड़ता है तो फिर होता रहता है। बिल्कुल चलती रहती है, तो आधा जा भी है। बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी चीजें होती रहती है। बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरल वर्ल्ड भी काफी चीजों से, बिल्कुल काफी अप्स एंड डाउन्स इधर चलते रहते हैं। हमारे देश की अगर बात करें, किंग कोहली की बात करें, किंग कोहली किधर काम करते हैं, आरसीबी, 18 साल बाद जीती। अब आरसीबी का ही आप केस देखो ना, 18 साल से हार रही थी, कमाती कैसे थी? सिंपल सी बात है भाई, आरसीबी की सबसे प्रॉफिटेबल थी ना वो, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल विनिंग टीम को 250 से 300 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे साल भर के, इनको 400 से 450 करोड़ के मिलते थे। दूसरा डिफरेंस आप ये देखो, आरसीबी ने जो कल्ट फॉलोइंग बनाई है, क्योंकि आरसीबी किसने चालू करी थी? चालू उसने करी थी जो कुछ पानी पिलाते थे सबको, और अभी लंदन में पानी पिला रहे हैं, नाच रहे थे बिल्कुल। तो उन्होंने सीधे सीधे देखा कि भैया लोगों को लग्जरी और एस्पिरेशन से अट्रैक्ट किया जाएगा, तो बैंगलोर में इन्होंने आरसीबी के क्लब्स बना दिए, पब्स बना दिए, सारी चीजें बना दी। तो लोग क्या होता है कि आईपीएल तो साल में कुछ समय तक होता है, लेकिन लोगों को याद हमेशा रहता है बिकॉज दे आर गोइंग विद दैट काइंड ऑफ थिंग्स। जर्सी सबसे ज्यादा इन्हीं की बिकती है, बाकी नेक्स्ट टू इमीडिएट टीम्स के मिला के भी उतनी जर्सीज नहीं बिकती जितनी इनकी बिकती है। इमोशनल कनेक्ट करवा दिया है। ओनली टीम जिसके पास 2 इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स, कतर और प्यूमा, आप सोचो, मतलब बाकी सबके पास डोमेस्टिक रहते थे, इनके पास 2 इंटरनेशनल, ये वाली चीज थी। लोगों के साथ सेंटिमेंटल वैल्यू जुड़ गई थी कि लोग, हमारे देश में सबसे बढ़िया चीज है, लोग अंडरडॉग को हमेशा वर्शिप करते हैं, और जिस दिन वो अंडरडॉग बन जाता है महान, उसको खींचने की कोशिश करते हैं। ये हमारे ये तभी बहुत लोग कह रहे हैं कि अब जीत गया ना, अब इसके लिए आरसीबी बेकार है, क्योंकि वो इमोशन कनेक्ट रहेगा। अभी तक लोग वेट कर रहे हैं कब जीते, कब जीत गए, अब तो नॉर्मल चीज हो गई ना। सिंपल सी बात है, नहीं जीतते होते तो और कनेक्ट बढ़ता जाता, और बढ़ता जाता, और प्रॉफिटेबल। तो सबसे ज्यादा ब्रांड 22 मिलियन फॉलोअर 30 हो जाते सब, एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा किसी भी सोशल मीडिया के पेज में किसी टीम का अगर फॉलोअर है तो वो इनका ही है। सो द पॉइंट इज कि काफी अच्छी स्मार्ट मार्केटिंग, स्मार्ट एडवर्टाइजिंग, और इन पे वो कहावत बिल्कुल सही फिट होती है कि हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। अभी तक आरसीबी वही थी, बट इट्स गुड फॉर कोहली, वो तो निकल ही जाएगा। और लोग लॉजिकली, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, गुड फॉर कोहली, वो निकल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से आप ये देखो कि हाउ इट इज बैड, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों का अटैचमेंट टीम से नहीं, टीम के 4-5 प्लेयर से था। अब वो 4-5 प्लेयर आज नहीं तो कल तो रिटायर होंगे ही, 2-3 तो चले ही गए थे, चले गए, फिर आप किसको चीयर करोगे? प्लस अब वो यूनिक एलिमेंट भी नहीं रहेगा। देखो पहले अंडरडॉग रहती कि जीते नहीं, कोई नया बंदा आके जिताएगा,
अब तो आएगा जिताएगा, वो चीज हुई नहीं। ये लेगेसी वाला सिस्टम रहता है। जैसे लोग जो जैसे लेगेसी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल WWE में था। अंडरटेकर की लेगेसी कब बनती थी? रेसलमेनिया में जब भी आता था वो जीतता ही था, हार के भी उठ जाता था, फिर जीत जाता था। लेकिन लेगेसी कब बदल गई? जब ब्रॉक लेसनर ने उस चीज पे उसको हरा दिया। बाय द वे ब्रॉक लेसनर उनको हराने नहीं वाला था, वो स्क्रिप्ट में नहीं था, बट वो अच्छा सारी बेट लगी थी अंडरटेकर ही जीतेगा। बहुत 1/200 का वो बेट लगा हुआ था। बट क्या हो गया कि थोड़ा सा अंडरटेकर को इंजरी हो गया और रिवेंज में मार दिया उसने। नहीं, और ब्रॉक लेसनर को लालच आ गया, बोले मैं पलटूंगा, भाड़ में जाए जो भी लिखना है। क्योंकि इस तरह की चीज़ है। एक मॉन्ट्रियल केस हुआ था जिसमें लोगों को शायद नाम भी नहीं पता होगा इस तरह के, ब्रेट हिटमैन हार्ट करके एक रेसलर था, कैनेडियन, सबसे फेमस चल रहा था, और शॉन माइकल्स तो पता होगा, शॉन माइकल्स बाद में आया हुआ था। तो इन दोनों का मैच था। टेक्निकली ब्रेट हिटमैन हार्ट WWE छोड़ के WCW जाने वाला था। अच्छा। तो उस चक्कर में उसने रिक्वेस्ट की थी कि मैं हीरो बन के जाना चाहता हूँ, तो मेरे को जिता के जाओ। लेकिन विंस मैकमोहन, वो तो भाई शातिर दिमाग, लास्ट मोमेंट में उसने दिमाग चेंज कर लिया कि बेटा ये जीत के जाएगा, वैसे भी हम गिरती हुई नैया में, इसको क्यों जीतने दें, इसको लास्ट में। तो शॉन माइकल्स को अलग से बुला के बोला बेटा तुमको इसको हराना है, लास्ट में किक मार देना, जज भी अपने हैं, रेफरी भी अपना है, अपन तो घंटी बजा देंगे। तो लोगों ने क्लियरली वो देखा हुआ था कि नहीं जीता था, लेकिन शॉन माइकल्स को टन 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 करके जिता दिया वहां पे। तो ब्रेट हिटमैन हार्ट ने थूका वहां पे और बोला साले तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम मेरा करियर बर्बाद करना चाहते हो। क्योंकि WCW में एंट्री कैसी होगी कि जो भाई वर्ल्ड चैंपियन हार के आया हुआ है, एग्जैक्टली। तो ऐसे करके तो बहुत वो लफड़ा हुआ। बट फिर वो माहौल चला। विंस मैकमोहन ने बाद में कन्फेस भी किया कि हमको करना पड़ता है उस तरह से। सबसे स्मार्ट इंसान WWE में तो एक निकला, वो था ट्रिपल एच। ट्रिपल एच कैसे? मालिक की बेटी को ही सेट कर लिया यार। और क्या चाहिए, मालिक की बेटी को सेट कर लिया, बढ़िया गद्दी मिल गई। देखो उसको भी पता है रेसलिंग कब तक कर लेगा, एक एज पे तो उसकी बॉडी गिव अप करेगी। तो उससे पहले उसने प्यार के बीज बोने शुरू कर दिया और हो गया भाई प्यार के बीच सही तरीके से। इसमें ट्रम्प का कैसे इन्वॉल्वमेंट था पूरे WWE? यार देखो ट्रम्प क्या रहता है कि फंडर था क्या? नहीं, फंडर नहीं रहता था। ट्रम्प को PR की हमेशा जरूरत रहती थी। WWE वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड, स्टिल वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स आउट देयर, जिसमें ग्लैम वर्ल्ड भी है, सब कुछ है। तो ट्रम्प हमेशा वो ग्लैम के साथ जुड़ा रहना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल ट्रम्प वॉज द पर्सन जो मिस वर्ल्ड पेंजेंट का भी बहुत बार स्पॉन्सर रह चुका है। इनफैक्ट वो खुद कंडक्ट करवाता था। तो वो फ्लेम बॉयज के साथ हमेशा जुड़ा रहता था। उसी फ्लेम बॉयज को कॉपी करने की कोशिश हमारे देश में एक व्यक्ति ने करी, जो वापस अभी लंदन ही बैठे हुए हैं। वो भी वही चाहते थे मेरे आसपास लड़के आ रहे हैं, ये सारी चीजें करें। सोचो क्या पता जो हमारा PM होता, कुछ भी कह सकते हैं। PM की बात जर्नी वही थी। बिल्कुल PM की बात करी ना, तो बहुत सारे स्पेकुलेशन US में ये रेफ्ट हो रहे हैं कि अगला प्रेसिडेंट एलॉन मस्क ना बन जाए। अच्छा कुछ लोग अब लॉजिक लगाएंगे साउथ अफ्रीकन ओरिजिन वाला नहीं बन सकता भाई साहब। जो बंदा अपने लिए खुद का डोज नाम की, जो हमने लास्ट पार्ट में बात करी, जिनने नहीं देखा जाके देख सकते हैं, डोज नाम की वो संस्था बनवा के बाकी संस्था को बंद करवाने का प्लान कर सकता है। जो व्यक्ति पागलपन की हदें पार कर सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बदल सकता? हो सकता है मिल बांट के वो बदल दे। और अभी ट्रम्प बदल देगा ना उसकी हेल्प में। बस अगर ये बहुत डीप बातें हुई है लास्ट पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, इनका रिलेशन कितना पक्का है। एग्जैक्टली ऐसे ही एक चीज होती है डीप स्टेट्स, लेकिन वो हम अगर लोग बात करेंगे पार्ट 6 की, तो उस पर हम डीप स्टेट्स की और बात करेंगे। डीप स्टेट्स, डीप स्टेट्स। और कोई आपको लग रहा है इंडियन एंटरप्रेन्योरल बिजनेस में जो अभी आप देखो ना, देखना चाहिए? मैं नाम नहीं लूंगा, लोग नाम गेस करेंगे। अच्छा। तो 2 भाई हैं, 2 भाई में से एक भाई को लोगों ने सोचा कि हवाले निकल गए, लेकिन आज से 2 साल पहले मैंने एक पॉडकास्ट में, जो लोग रेगुलर सुनते हैं, मैंने एक चीज कही थी कि उनका कमबैक होगा। आप देख लो, और कमबैक हो रहा है। जो छोटा भाई डूब चुका था, जो डूब चुका था, ठीक है। क्या हो रहा है? तो बेसिकली क्या हो गया है कि भाई छोटे भाई, जब विभाजन हुआ था 2005 में, बेसिकली जो हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उनके पिताजी, दोनों भाइयों के पिताजी प्रॉपर्टी को उस हिसाब से डिवाइड करके नहीं जा पाए थे। तो जिसके चक्कर में बहुत बड़ा बवाल हुआ था। फिर माताजी को बीच में आना पड़ा और माताजी ने डिसाइड किया कि भैया XYZ चीजें इसके पास रहेंगी, XYZ चीजें दूसरे भाई के पास रहेंगी। जो कैपिटल इंटेंसिव चीजें थी, जिसमें डेट बहुत ज्यादा लगेगा लेकिन फ्यूचरिस्टिक थी, एनर्जी हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, वो दिया गया छोटे भाई को, और बाकी पेट्रोकेमिकल्स ये दिए गए बड़े भाई को। और उस पॉइंट पे लोग वाउच कर रहे थे कि छोटा ज्यादा जीतेगा, क्योंकि उसके पास फ्यूचरिस्टिक कंपनीज थी। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया गया था कि 1 डिकेड तक दोनों भाई एक दूसरे के बिजनेस में नहीं घुसेंगे। दूसरे भाई ने वेट किया 2014, 15, 16 का, और फिर वो जैसे ही खत्म हुआ वो चीज कर दिया, तैयारी चालू थी। तो पॉइंट ऐसा था कि सबको लगा कि बैंकरप्सी फाइल हो गई। बैंकरप्सी फाइल भी हो गई थी, काफी मुश्किलें हो गई थी, जिसमें कि बड़े भाई ने आके कहीं ना कहीं इनको निकालने का प्रयत्न किया और सही टाइम पे बच गए। क्योंकि इनकी एक
बाहर की एक कंपनी थी जिससे कर्जा लिया हुआ, तो उन्होंने कहा था भैया हमारे 300 करोड़ अगर नहीं दिए तो तुमको निपटा देंगे। एक बैंक से लोन लेके इन्होंने वो सर्विसेज ली थी, उसी बैंक से बड़े भाई को लोन मिला कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उसी लोन से इनको बचा लिया गया। अच्छा, साइकिल बना दिया बस। तो मतलब बढ़िया चीज़ है, मतलब वही बैंक एक भाई को लोन नहीं दे रही थी, वही बैंक कम इंटरेस्ट में दूसरे भाई को दे दी, वही सेम कंपनी को पे करने के लिए। तो अब सीन ये हो गया कि इनके जो 6-7 बढ़िया वाली कंपनी थी, एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी थी, एक पावर की कंपनी थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी थी, इन्होंने तैयार किया अपने बेटों को कि भैया तुमको अब बागडोर आगे लेके जानी है। तो बेटों ने देख लिया भैया फ्यूचरिस्टिक क्या है, फ्यूचरिस्टिक 2 कंपनियां हैं, एक होता पावर, क्योंकि पावर का क्रेज आगे चल ही रहा है हर जगह पे, और दूसरा इनका इंफ्रा की एक कंपनी थी। इंफ्रा ऑलरेडी कर्जे में थी, लेकिन इनके नेगोशिएशन स्किल्स इतने बढ़िया थे कि इन्होंने बहुत ही कम दाम में बहुत अच्छी डील्स ली, उसको काफ़ी अच्छे मार्जिन पे बेचा, और विद इन द लास्ट 3-4 ईयर्स उसको प्रॉफिटेबल बना दिया इंफ्रा को। ये छोटे भाई के बच्चों की बात कर रहे हैं? बच्चों की बात है। छोटे भाई गाइड कर रहे हैं बच्चों को, बच्चे क्योंकि दे आर द फ्यूचर लीडर्स, उनको उस चीज़ से लेके गए। फिर जैसे ही वो वाली कंपनी बाहर निकल के आई है, उसी कंपनी में टेलीकॉम कंपनी का एक बहुत बड़ा स्टेक था, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिटेबिलिटी करते करते इसका भी बेड़ा पार ऊपर उठाना इन्होंने शुरू कर दिया कि भैया जो भी है प्रॉफिटेबिलिटी में इस चीज़ को ले आते हैं। धीरे धीरे करके ये एक करके कंपनी का रिवाइवल करते जा रहे हैं। तो वो जो कर्ज वाली किताबें थी, जो बहुत सारे डेट था, वहाँ पे वो प्रॉफिटेबिलिटी लाने लग गए। जैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी आती है, मार्केट में गुडविल बनती है, गुडविल जैसी बनती है, इन्वेस्टर रेडी हो जाते हैं, इन्वेस्टर रेडी हो जाता है तो वो निवेश करना शुरू हो जाता है। तो वो वाली चीज धीरे 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 करके वो ग्रो होने लग गई। बाय द वे छोटे भाई बड़ा डिसिप्लिन्ड भी है। अच्छा। एक बार क्या हो गया था कि जब इनका पीक टाइम था, क्योंकि अगर जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया तो 2008 में इनका आईपीओ आया था, 11,500 करोड़ रुपए आईपीओ से उठाया था। द बेस्ट आईपीओ, द टॉप मोस्ट आईपीओ उस टाइम में क्या था। ऑब्वियसली निवेशकों ने गवा है बाद में पैसा, बट 11,500 करोड़ उन्होंने 60 सेकंड के अंदर अपने अकाउंट में, सोचो एक उद्योगपति लेके आ जाता तो कितनी बड़ी बात होती है। खुद का चॉपर में घूम रहे थे, वाइफ के बर्थडे पे उन्होंने एक चॉपर गिफ्ट कर दिया था, इस तरह से था। इन्होंने एक बहुत बढ़िया सी लिंक बनाया हुआ है किसी शहर में, जिसका आज भी लोग बात करते हैं। अच्छा, ये है क्या उसका? ओके, वही सोचिए, तभी इतना अच्छा दिखता है। तो फिर अच्छा खासा पैसा वैसा करके इन्होंने फॉरेन के जो स्पिलबर्ग भाई साहब डायरेक्टर हैं, जो बड़ी बड़ी मूवीज बनाते हैं, उनके साथ भी प्रोड्यूस करी है मूवीज। जी हाँ, घर पे इनका यही था ना कि डाइवर्सिफाई बहुत किया था, डाइवर्सिफाई बहुत, और अय्याशी इन द सेंस फ्लेमबॉयंट लाइफस्टाइल था। तो और दूसरी चीज क्या हो गई थी कि इनके जो बड़े भाई हैं, इन्होंने अपने पापा से बिल्कुल सीखा था, कभी भी यूनिडायरेक्शनल पॉलिटिकल सपोर्ट मत करो, कभी क्लियरली मत दिखाओ, नॉर्मल रखो। अच्छा। नॉर्मल सबसे बना के रखो। लेकिन छोटे भाई का एक क्लियर दिखता था किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट, हाँ, जो तब जो थी एग्जैक्टली। तो वही चीज जब नहीं थी तो फिर वो पासा पलटा, फिर बाद में गलती समझ में आई तो फिर बाकी लोगों को मित्र बनाए, तो फिर ये वाली चीज थी। फिर उसी चक्कर में तो उनको डिफेंस की डील्स मिल रही थी। अच्छा, उस टाइम पे हाँ, डिफेंस की डील्स वाली वो पहले तो इन्होंने बढ़िया इनके दोनों बच्चों को बोला, बेटा हमने कंपनीज के एसेट्स हमारे पास हैं, कर्जे हमको निकालने हैं, सही प्रॉफिटेबिलिटी बनाओ, सही लोगों से हाथ बनाओ, मेहनत बहुत करिए और इस चीज को रिवाइव कर रहे हैं। एंड गोइंग अहेड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि आने वाले 5-6 साल में इनकी वन ऑफ द कंपनीज अगेन वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हो सकती है। हम इन्हीं टॉप 2-3 लीडिंग फैमिलीज में से एक फैमिली के और बच्चों को देख सकते हैं ऊपर आते हुए। एग्जैक्टली। और पता है गेम में ट्विस्ट क्या आ सकता है? क्या गेम में ट्विस्ट ये आ सकता है कि छोटा भाई पहले पीछे रह गया रेस में। नहीं मत बोलो। नहीं, क्या आ सकता है? ट्विस्ट क्यों आएगा आप ये सोचो, इतने जल्दी नहीं, ये 12-15 साल का देख रहे हैं लेगा, क्योंकि कंपटीशन क्या होगा बच्चों के बीच में होगा ना। भाई भाई तो रिटायरमेंट लेंगे, रहेंगे नहीं है वो, क्योंकि पता है बड़े भाई की कंपनी में एक चीज़ हो गई थी। बड़े भाई की कंपनी में आज से 1-2 साल पहले जब वो इन्होंने डिसाइड किया कि एक बेटे को हम मेन पोस्ट पे लगा देंगे जिसने सारी चीज़ क्वालिफाई कर ली था, 7 साल का रिकॉर्ड हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। तो जो HNI इन्वेस्टर्स थे, FIIs थे, उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा, हमको अभी ये नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं आ रहा उस पे। हाँ, तो बेसिकली चाहते तो घर की कंपनी है, वो सब माल डोल करके कर सकते थे, लेकिन स्मार्ट है तो पापा को समझ में आया कि ये बेटों को और तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं आया है अभी तक, वैल्यू डिग्रेड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मैं 5 साल और रहूँगा। अच्छा, वरना रिटायर लेके बैठ जाता है। वो उनका तो प्लान था। तो उनने वो इसलिए देखो ना, लास्ट 1-2 साल से इतना ज़्यादा हर एंगल पे काम किया जा रहा है। कोई फाइनेंस कंपनी आ रही है, ये खुलवा दो वहाँ पे, काला पत्थर के साथ टाई अप हो रहा है, एनिमल लव दिखा दो, सारी चीजें हर एंगल से हो रहा है। तो यही सारी चीजें हैं। तो वो तो आने वाली पीढ़ियां, ये सब आने वाला बैटल इज नॉट गोइंग टू बी बिटवीन अडानीज, इट इज नॉट गोइंग टू बिटवीन मित्तल्स, इट इज नॉट गोइंग टू बिटवीन अंबानीज। आने वाला बैटल होगा इनके बच्चों के बीच में। तो इनके बच्चे कितने एफिशिएंटली अपनी कंपनीज, अपनी लेगेसी को ऊपर लेके जाते हैं, वो डिपेंड करता है।
और जब हमने इतने बड़े एंटरप्रेन्योर का फेलियर देख लिया तो इनके बच्चों से भी गलतियां हो सकती है एग्जैक्टली। और वो तो कई कहावत भी बोलती है ना कि जनरेशनल वेल्थ का और या बिजनेस का एक चीज होता है कि तीसरे जनरेशन आते आते बहुत सारी खत्म हो जाती है, देन अगेन फिर वही होगा। फिर दुबई की खुद उसने बोला था, शेख ने बोला था कि एग्जैक्टली हमारे पूर्वजों ने ऊंट चलाया, फिर हमने गाड़ी चलाई, हम रेंज रोवर चला रहे हैं, हमारी जनरेशन फिर चला लेगी, पर अगले वाले फिर गाड़ी पाएंगे, फिर ऊंट पे आ जाएंगे। उसे भी पता है कि दुबई भी डूबेगा। तो आप वो खुद सोचो ना, अरे बड़ी बड़ी एम्पायर्स खत्म हो गए। इनफैक्ट दुबई आपने मेंशन किया है तो दुबई के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पार्ट 6 में क्या बताने वाले हैं? 6 में पूरी दुबई की हिस्ट्री भी बता देंगे, दुबई में एक्चुअली चल क्या रहा और दुबई किस हिसाब से हमसे बहुत आगे निकल गया। इनफैक्ट नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो हमको लगता है हमसे आगे, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज नीचे से हमसे पीछे भी हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक का एग्जाम्पल दे देते हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी होगी, अगले पार्ट में हम बाकियों की बात करेंगे। इटली की अगर मैं बात करूँ, इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने ये चीज़ वोकली कही है, उनके मिनिस्टर लोग कह रहे हैं इटली खत्म हो जाएगी। इटली को तो बड़ा फैसिनेट करते हैं, इटली की टूरिज्म, इटली भैया प्यार मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्यों खत्म हो जाएगा इटली? तो इटली इसलिए खत्म हो जाएगा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहला प्रॉब्लम, वहाँ का जो रेशियो है, प्रेगनेंसी रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है और उसमें भी उन्हीं की गलती है, सरकार की गलती है। क्यों? आपको पता है इटली में कोई भी व्यक्ति जाता है, मतलब जो लोगों को लगता है ना भारत कितना बेकार है, इटली कितना अच्छा होगा, भैया समझ लो इटली में सबसे पहले कोई भी विमेन जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उससे एक ब्लैंक रेजिग्नेशन साइन कराया जाता है। उस ब्लैंक रेजिग्नेशन का अर्थ ये होता है कि तुम जिस दिन प्रेग्नेंट हो गए हो तुमको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, और ऐसी टर्मिनेशन वहाँ पर इमीडिएटली हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है प्रेग्नेंट विमेन काफ़ी महीनों तक काम नहीं करेंगी, इनको लीव्स देनी पड़ेंगी, ये रिज़ाइन करेंगी, का घर बात देखना है, इनकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो सोचो इसी चक्कर में वहाँ की विमेन बच्चा नहीं करना चाहती हैं, फर्टिलिटी रेट इसलिए भी गिर रहा है। दैट इज़ वन। सेकेंड, वहाँ पर अगर आप देखोगे इटली का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना ज़्यादा हो चुका है, उनके पास सबसे ज़्यादा 34 ईयर ओल्ड अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो 65 ईयर ओल्ड लोगों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। अच्छा, ये वाली दूसरी चीज़ हो गई है। भारत का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, उधर का सोचो 34 ईयर ओल्ड डिपेंडेंट हो रहे हैं। एंड इससे अच्छी पॉलिसी तो इंडिया में ही है exactly, के लिए। दूसरी चीज़ वो हो गई है। तीसरी चीज़ क्या हो रही है? तो फर्टिलिटी रेट हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस प्रकार से आ रही हैं। तीसरी चीज़ वहाँ पर ये हो रही है कि अगर हम लोग बोल रहे हैं ना कि टूरिज्म बहुत बढ़िया चल रहा है, वहाँ की इंडस्ट्रीज मैक्सिमम अब शट डाउन होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि हमको लग रहा है कि बाहर से सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। एक और दे देता हूँ, जापान की मैं बता देता हूँ। जापान की अगर मैं बात करूँ तो जापान कितना बढ़िया लगता है ना, क्लीन सिटी है, इतना हाईटेक है, ये है। भाई साहब जापान में तो पेंडेमिक चल रहा है, सबसे ज़्यादा लोनली जगह अगर कोई है जापान है। जापान में ट्रेन में इंसान जाता, हमारे ट्रेन में अगर जाओ, जैसे दिल्ली के मेट्रो में चले जाओ, एटलीस्ट आंटियाँ लड़ रही हैं, कोई गाली गलौज चल रहा है, कोई गाना गा रहा है, वहाँ पे सब शांति से बैठे हैं, शांति से खड़े, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, इतने लोनली है। वहाँ पर एक कंसेप्ट है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, लोगों को जापान में लोनली रहना इतना पसंद है कि काफ़ी सारे लोग 18-19 दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते, वो घर पे ही होम डिलीवरी। उनका वैकेशन ये है, उनका वैकेशन ये घर पे बैठे रहते हैं कि मैं घर। वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ को प्रमोट कर रही है कि भैया शादी करो, बाबू सोना करो, बच्चे पैदा करो। वो लोग करने को तैयार नहीं है। जापान में इतनी ज़्यादा लोनलीनेस वहाँ पर बढ़ चुकी है, तो वो एक अलग पैंडेमिक के साथ झेल रही है। आप लोग अगर ऐसा जी सकते हो तो बिल्कुल जापान इज बेटर, आप जाओ इस तरह से जियो। इंट्रोवर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लोनलीनेस की बात कर रहे हैं। वो अलग है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो लोग इसलिए उधर इतना हाराकरी या जो बोलते हैं सुसाइड वाली चीज़ें वहाँ पर इतनी बढ़ रही हैं। वहाँ पर रेंट पे, जापान में आजकल ये कंसेप्ट बढ़िया चल रहा है, रेंट में, मतलब आपका अगर कोई दोस्त हो तो बिल्कुल उसके साथ ये बात बिल्कुल शेयर करना कि भैया आपका अगर कोई दोस्त है जो अकेला फील हो रहा है तो जापान भेज दो। जापान में रेंट में आपको गर्लफ्रेंड भी मिलती है, पापा भी मिलते हैं रेंट में, मम्मी भी मिलती है रेंट में, वाइफ भी मिलती है, सब कुछ रेंट में मिलता है। 1 घंटे का रेंट 6,000 रुपए, आपको गर्लफ्रेंड मिलेगी, आपके साथ बाबू सोना करेगी, आपके साथ बैठेगी उठेगी, ये वो। तो आप जैसे भी दिखते हो, कैसे भी हो, कोई मतलब नहीं, आपको रेंट पे मिलेगा। प्लस उसमें रूल है कि आप उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, वरना आपको जेल हो जाएगी। बाकी कडलिंग वडलिंग करो, उसे सपोर्ट दो, तो उसी के लिए लोग 6,000 रुपए 1 घंटे के दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो लोगों को लगता था रशियन सबसे महंगा है, रशियन फ्रूट्स की बात कर रहा हूं मैं लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें और भी महंगी है। आप सोचो महंगाई कितनी बढ़ गई, आपकी वैल्यू वहां जाके शायद और बढ़ जाए। एग्जैक्टली। तो काफी सारी कंट्रीज है जिसके बारे में हम ऑब्वियसली बात करेंगे पार्ट 6 पे। और अभिषेक भाई, ये मतलब कितनी हार्ड सेट होता है कि लोगों का कितना फैसिनेशन होता है कि यार फॉरेन जाऊं, यहाँ रहूं, पढ़ने जाऊं, बिना किसी मोटो के, कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। बट हम देखते हैं कनाडा, ये सब, यहाँ सब ड्रग्स का भी तो बहुत सीन है। इवन जापान आपने बोला,
लोग ड्रगी हैं, हम थाईलैंड जाते हैं। ड्रग्स का तो सीन, एक्चुअली ड्रग्स का राजा ने ये सारा सीन पूरी दुनिया में बनाया है। ड्रग्स का राजा पता है कौन है? ये ओरिजिनली नहीं था क्या इतना? नहीं, इतना नहीं था। ये तो ड्रग्स एक बंदे ने पूरी दुनिया में ट्रेंड चला दिया ड्रग्स का, और वो था पाब्लो एस्कोबार। ओह, काफी सीरीज मूवीज। एग्जैक्टली यार, आप सोचो एक बंदा है, उस बंदे के पास ज्यादा नहीं 60,000 करोड़ कैश है। 60,000 करोड़ कैश। हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, आज से 25-30 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस 60,000 करोड़ कैश है। ये तो छोड़ो, वो जिस गोडाउन में रखता था, हर साल 3,000 से 4,000 करोड़ कैश उसके चूहे कुतर के खा जाते थे। उससे फर्क नहीं पड़ता था। फर्क नहीं पड़ता था। एक बार बेटी के साथ जंगल में गया, जंगल में बड़ी ठंड पड़ी, आग जलाने के लिए कोई लकड़ी नहीं मिली, तो उसने क्या किया, उसने 12 करोड़ कैश आग लगा दी। उसके पायलट एक एक फ्लाइट जो लेके जाते थे, जो ड्रग्स इधर से उधर सप्लाई करते थे, एक एक फ्लाइट का वो 6 करोड़ रुपए पे करता था कि भाई तुम हमारे लेके चले जाओ। उसने बंगला बनाया था अपना, वेल प्रोटेक्टेड, जो कि करीब करीब 150 करोड़ रुपए उस समय के हिसाब से सोचो, 150 करोड़ रुपए का उसने बंगला बना लिया था। उसको उसने जब एक बार सरेंडर किया था गवर्नमेंट को कि भैया ठीक है मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन एक ही शर्त है, जेल मैं बनाऊंगा, उसी जेल में मैं रहूंगा। 650 करोड़ की खुद ने जेल बना दी। उसने जेल खुद ही बना दी। उसके अंदर स्विमिंग पूल था, उसके अंदर खाने पीने की सामग्री थी, उसके पास नाच गाने की सामग्री थी, लड़कियां आती थी, सारी चीजें सेट थी। ये बंदा वो है जिसने, जब वो 16 साल का था, उसने डिसाइड किया 25 साल तक अगर मैं मिलियनर नहीं बना ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा। 22 साल में बन गया। कैसे? लोगों का अपहरण करता था, लोगों को उठा लेता था, मारता था। फिर 21-22 साल की उम्र में इसको पता लगा भैया बहुत सारे गैंग्स हैं और ये सारे गैंग्स डील करते हैं ड्रग्स से। एक बार इनमें एंट्री हो गई तो फिर बल्ले बल्ले शावा शावा। तो भाई साहब ये गए उस चीज़ पे, धीरे धीरे पहले गेम समझा और फिर गैंग के लीडर्स को निपटाना शुरू कर दिया। जिन जिन गैंग के लीडर्स को निपटाया उनके बंदों को बोल दिया बेटा जिंदा रहना है तो मेरी गैंग में आ जाओ। ऐसे अपनी गैंग बना ली, सबसे बड़ी गैंग बना ली। भाई उनका जब यॉर्ड जाता है कोलंबिया को डेथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। इतना मार काट धाड़, अपने तानाशाही चल रही है। वो जैसे KGF में वो देखा था, वो पूरी एक सिटी अपने हिसाब से बन रही है, वो भाई साहब ये बनाई थी इनने, लिटरली वो वाली चीज बनाई थी। एक समय पे पॉलिटिक्स में खड़ा, फोर्ब्स में नाम आया था इनका, सोचो रिचेस्ट वाले में। अरे भाई वो भी रिकॉग्नाइज कर। फिर दूसरी चीज है कि एक समय पे ये इतना ज्यादा तानाशाही इनकी चल गई थी, मार काट धाड़ इतनी सारी चीजें चल रही थी कि भाई साहब गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को निपटाना शुरू किया था। यहीं पे तो पंगा हो गया था। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये हाथ से निकल रहा है। अच्छा, अब तक वो भी शांत है कि अब इसको निपटाना पड़ेगा। तो जिस दिन ये निपटने वाला था, इनको पता था, ये अपने घर पे अपने बेटे को बताया, अपने घर पे गए, वहां पे बहुत गोलीबारी हुई और फाइनली इनको उड़ाया गया। ऐसा क्या था इसने, मतलब यार ये भी बिजनेस माइंडसेट था क्या इसका? ये भयंकर बिजनेस माइंड था। ये बेसिकली इसका सिंपल सा था, या तो तुम मेरी टीम में हो या तो तुम दुनिया में ही नहीं हो। पहली चीज तो ये थी, ठीक है? तो तुम मेरी टीम में आ जाओ या तो निपटो। प्रिंसिपल यही है, बहुत पहला प्रिंसिपल इसका ये था। जैसे वॉरेन बफेट सर के 3 प्रिंसिपल थे, वैसे इनके 3 प्रिंसिपल, या तो तुम मेरी टीम में या तो तुम दुनिया में नहीं। पहला चीज ये। दूसरा, पैसे से पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है। पॉलिटिशियन खरीद लेता था, पुलिस वाले खरीद लेता, एक अरेस्ट होता था, आधे घंटे में चेयर पे बैठ के निकल जाता, जैसे गैंगस्टर मूवीज में दिखाते थे वैसे निकल जाता था। तीसरा, इसने बोला भले खुद भी कमाओ दूसरों को भी कमाओ, पायलट को 6 करोड़ दो क्योंकि भैया 60 करोड़ का माल लेके जा रहा है, 10% दे दो, कोई टेंशन पूरी टीम नहीं, खुश रखो, पूरी टीम खुश रखो। चौथी चीज उसने ये दिखाया कि भैया बंदूक, पावर हमेशा हाथ में रहना चाहिए। तो कुछ भी करके वो पावर अपने हाथ में रखता था। कुछ ज्यादा हुआ छेड़छाड़ तो गोली कर दो। उसने भैया गवर्नमेंट को ये कहा था कि गवर्नमेंट के पास $10 बिलियन का कर्जा था, बोले भाई साहब हर नोट पे मेरा नाम छाप दो, सारा कर्जा माफ, मुझे यहाँ का मेन लीडर बना दो, सारा चीज माफ, मेरे पुराने गुनाहों को सब भूल जाओ, सारी चीज में माफ। वो इस तरह की कंडीशन रखता था। इसका इन्फ्लुएंस बाहर भी था, बाकी कंट्रीज बहुत बहुत बहुत। तो ये बेसिकली ड्रग्स हर जगह पे सप्लाई करता था, ओवर द वर्ल्ड करता था। तो कहीं ना कहीं हर देश का प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन इनके हाथ की कठपुतली थी। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें। और पॉलिटिशियंस की कठपुतली होती थी आर्मी वाले, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया, बोलते ना ऊपर से ऑर्डर आया, हाँ। तो बस जो ऑर्डर आया वही फॉलो करना पड़ता था। ये तो हद इनने तब पार कर दी जब अपने ही देश के मेन पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट को मारना शुरू कर दिया। तो उनको समझ में आया कि भैया ये सब कुछ टेक ओवर कर लेगा। तो बाहर से इन लोगों ने हेल्प मांगी, फिर सील और ये सब लेके इनको निपटाया। क्या अब सब सही है? अब सब सारी कंट्री साफ है? अरे कोई साफ नहीं है, लेकिन कितनी गंदगी है ये मैं बताऊंगा पार्ट 6 में। आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, वो पार्ट 6 जितने कमेंट्स में आएंगे। बिल्कुल। आज के लिए अभिषेक, बैक टू आवर टॉपिक। ठीक है, हम जैसा सोच रहे थे इकोनॉमी बात करेंगे। ठीक है, कैसे हमारे बिग एंटरप्रेन्योर्स, उनकी जर्नी क्या रही, कैसे उन्होंने बाउंस बैक किया, क्या किया। ओके श्योर,
बताइए आप ही कुछ केसेस अगर हाईलाइट करना चाहें जो आपको काफी इंस्पायरिंग लगते हैं कि हाँ यार इनकी जर्नी। तो देखिए एक दो केसेस अपन बात करते हैं जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि लोगों को इसके बारे में बात पता होनी चाहिए हमारे लीडर्स। हम हमेशा बाहर से इंस्पिरेशन क्यों लें, हम इंडिया से लेना चाहिए। और हमने याद रखिए हमने एक पार्ट किया भी हुआ जहाँ पर हमने बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री के इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की बात करी थी, दैट टू ऑफ 1890s, एग्जैक्टली 70s 80s 90s से हम बात कर रहे थे। तो वैसे ही हाल फिलहाल में अगर हमको बात करनी चाहिए तो बजाज जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है उसके बारे में, बजाज ग्रुप बिल्कुल। तो बहुत लोग बोलते हैं बजाज ऑटो बजाज स्कूटर, बट क्या हुआ वो तो पता होना चाहिए ना। तो बेसिकली क्या था कि जमनालाल बजाज करके एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी जी के साथ फ्रीडम फाइटर भी थे, उन्होंने लड़ाई भी करी थी। सो उन्होंने जब सारा फ्रीडम मिल गया, सारी चीज़ कर ली, तो उन्होंने बचराज ट्रेडिंग करके एक कंपनी उन्होंने बनाई। और ट्रेडिंग में मतलब ट्रेडिंग इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें नॉर्मल खरीदना बेचना वाली चीज़ बनाई। अब उसके बाद क्या हो गया, आगे चल के उन्होंने एक चीज़ देखी कि भाई लाइसेंस राज उस समय पे चल रहा था, और लाइसेंस राज कभी भी बाहर वाले लोगों को ऊपर उठने नहीं देता था, उनका एक बहुत ही डोमिनेशन रहता था, और वो मेक श्योर करते थे कि भैया हम ही हैं जो भी हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर से उठे, बिल्कुल। इंडियन में भी वो जो फैमिली बिजनेस वाले पुराने, अच्छा, वही रहे मेन, बाकी सब तो आ ना सके, लाइसेंस राज ये इंश्योर करता था। बट फिर उन्होंने देखा कि भाई कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी डिमांड हो सकती है, अब लोगों को ना चलाने के लिए कुछ चाहिए, तो उनका दिमाग आया टू व्हीलर पे। अच्छा। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें कि इतना बढ़िया नहीं चला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस उनका थोड़ा डाउन जा रहा था, तो बहुत कर्जे और नुकसान में जा रहे थे। फिर इनके दिमाग में आया, तो इनके बेटे के बेटे ने बढ़िया वाला मस्त दिमाग लगाया और वो लेके आए एक गाड़ी जिसका नाम है चेतक, बजाज चेतक। अच्छा, चेतक ये लेट 90s में आ चुकी थी क्या? उसके पहले, लेट गया उसके पहले आ चुकी है। अच्छा, मिड 90s में। अच्छा, उसके भी थोड़े पहले आए थे। तो महाराणा जो प्रताप जी थे, महाराणा प्रताप, तो उनके घोड़े का नाम चेतक था, जो बहुत तेजी से दौड़ता था, तो उसी के नाम पे किया था। चेतक का क्रेज इतना बढ़िया चला कि ये सोचिए एक स्कूटर के चक्कर में लोग 10-10 साल वेटिंग पीरियड पे रहते थे, 10-10 साल। दूसरी चीज, क्योंकि क्या होता है लाइसेंस राज था, लाइसेंस राज ने सिर्फ इनको 1000 स्कूटर पर ईयर बनाने का वो दिया हुआ था। अच्छा, कैप लगा दिया था। तो अब बिजनेसमैन को फायदा दिख रहा है, वो तो और बढ़ाएगा ना। करेक्ट। सो एक स्कूटर सोचो इतना डिमांड कि भैया 10-10 साल की वेटिंग लग रही है उसके चक्कर में। सर 10 साल की छोड़ो, शादियां टूट जाती थी अगर दहेज में ये स्कूटर नहीं मिला तो। चेतक नहीं मिला तो ये रियल स्टोरी है, आपके घर वालों से पूछना। अच्छा, इतना ज्यादा चेतक चलता था कि भैया लोगों की शादियां टूटी है, लड़के लड़के का रिश्ता ऑलमोस्ट फिक्स हो गया, लेकिन लड़के के पास चेतक नहीं है, रिश्ता तोड़ देते थे, इतना ज्यादा डिमांड था। चेतक तो बहुत बढ़िया चला, फुल बिक जाता था, सब कुछ बिक जाता था। बट हर एंटरप्रेन्योर को कंपटीशन तो आना ही है। तो क्या हो गया कि साइड में LML नाम की कंपनी थी जो लूना और ये सब बनाती है। अच्छा अच्छा। उसने इटालियन एक कंपनी थी, पियागियो या कुछ ऐसे करके कंपनी थी, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसके साथ टाइप कर लिया और उसने क्या निकाला, वेस्पा। वो भी अभी भी चलता है वेस्पा तो। हाँ, ये नए मॉडल लोगों को लगता है अभी आया भैया, बहुत पुराना है। अच्छा। अब वेस्पा ने आके मार्केट खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वेस्पा का इंजन साउंड नहीं करता था, सही जगह पे लगा हुआ था, कंफर्टेबल था, लोगों को मजा आता था, आराम से 3 जन बैठ के जा पा रहे थे। तो वेस्पा हिट हो गया। फिर इनकी अब फिर आया राहुल बजाज भाई। अच्छा। उन्होंने बोला भैया अब तो कुछ तो अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो व्हाट डिड ही से, उन्होंने बोला कि भैया काम करते हैं, अब ज़माना आएगा जहाँ पर लोग माइलेज की बातें करेंगे, स्मूथ होना चाहिए और सारी चीज़ें अच्छी होनी थी। अब मिड 90s की बात आ जाती है, मिड 90s लेट 90s की। फिर ये लेके आ गए स्प्लेंडर। स्प्लेंडर भी आ गया था। अब स्प्लेंडर आया, स्प्लेंडर से गेम बदलने लग गया भैया। ये लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि हाँ, पुरानी चीजें स्प्लेंडर आया, स्प्लेंडर तो भयंकर मार्केट ले गया। फिर उसी सीसी के आगे पे उनने क्या लगा कि थोड़ा स्पोर्टी लुक चाहिए क्योंकि लोगों को तो, लेकिन उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो दोनों का मिक्स कैसे बनाया, तो पल्सर ले आए। अच्छा। फिर पल्सर के बाद क्या हो गया, अब लोगों की पेइंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ने लग गई, तो बोले यार टू व्हीलर को और डोमिनेट करना है, तो क्या करें। तो बोले यार हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी भी फिलहाल है नहीं कि हम वो इंटरनेशनल स्पोर्टी बाइक बना सके, तो क्या करें, हम कावासाकी से तो लड़ नहीं सकते, होंडा से लड़ नहीं सकते। और फिर अगर आप इनका देखते हैं तो फिर क्या हो गया कि इंटरनेशनली एक कंपनी थी जिसकी हालत थोड़ी सी ख़राब थी, फाइनेंशियली लॉस में थी, तो उन्होंने बोला यार इनके पास टेक्नोलॉजी है, अच्छा, इनको अगर हमने टेक ओवर कर लिया तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ये कंपनी थी KTM। तो KTM बजाज का, हाँ, तो इन्होंने KTM ड्यूक निकाली यहाँ पे। ओके। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि यार भारी बाइक्स में, जो हैवी बाइक्स होती हैं उसमें भी घुसना पड़ेगा। तो उन्होंने वापस एक नज़र फेरी तो उनको एक ट्रायम्फ का ऑप्शन देखा, तो उनने ट्रायम्फ निकाला और आज भी उस सीसी पे दैट इज़ द लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन ट्रायम्फ। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो बजाज एक समय पे जो गिरता हुआ शिप था, बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखोगे
इतना सारा नुकसान, इलेक्ट्रॉनिक्स में नुकसान हो रहा था, बार बार कंपटीशन आ रहा था, बट हर बार उस चीज़ से निकले। बजाज ने कोशिश कार सेगमेंट में भी घुसने की करी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि भाई हम 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में ही मास्टर है, इंडियन मार्केट में हम फाड़ रहे हैं, तो हम उसी चीज़ पे स्टिक रहेंगे। तो वो 4 व्हीलर में जाने की कोशिश नहीं करी। अच्छा। और इधर ही स्टिक अराउंड किया। सिमिलर सा कुछ महिंद्रा का भी है क्या ग्राफ? क्योंकि उन्होंने भी बहुत फेलियर देखे हैं। फेलियर्स तो सब देखते हैं। तो महिंद्राज में क्या था कि एक्चुअली में इनको चालू किया था 2 व्यक्तियों ने। अच्छा। जगदीश और कैलाश, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ को चालू किया था। महिंद्रा? हाँ, महिंद्रा चालू किया था। एक्चुअली इनका दोनों का सरनेम महिंद्रा नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कहाँ से आया? अब वही समझ में आएगा। तो जगदीश और कैलाश ने बोला कि भाई किसी प्रकार से हमको कुछ करना है लाइफ में, तो उन दोनों ने साथ में मिलके अपने आप को बिठाया। उन लोगों ने भी पहले एक ट्रेडिंग फर्म चालू करी थी विच वाज डीलिंग इन एवरीथिंग, डायमंड से लेके सारी चीज़ें। बाय द वे मैं लोगों को एक गेस करने के लिए ऑप्शन देता हूँ कि एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं आज के समय पे जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत, करियर की शुरुआत महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ही करी थी। उधर काम करते थे एज अ जॉब होल्डर। अच्छा। और आज रिचेस्ट हैं। कुछ एलिगेशन लगे थे, कुछ $150 बिलियन का घोटा, पता नहीं, कुछ तो ऐसा था, पता नहीं कोई थे। तो हाँ, तो वो थे। तो बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज अ ट्रेडिंग फर्म। तो वहाँ से उन दोनों ने चालू करा। फिर उसके बाद सीन क्या हो गया कि काफ़ी सारे उतार चढ़ाव है, इन द सेंस प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, इस तरफ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उन्होंने 4 व्हीलर के सेगमेंट में एंट्री करी। 4 व्हीलर के सेगमेंट में भी ऑलरेडी थोड़ा सैचुरेशन और कंपटीशन था, क्योंकि दूसरे साइड पे आपके पास मारुति है। हाँ, जिसको कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें सपोर्ट में भी आ जाती है। तो नाम उनका इतना बढ़िया था, मारुति को हिंदू संस्कृति में हनुमान जी के उससे करते हैं, वो हो गया। फ्रेंडली था, गवर्नमेंट का सपोर्ट, सारी चीज़ें थी, सस्ता भी था, ये वाली चीज़। फिर एक्चुअली में गेम चेंज होना शुरू हो गया कि इनकी फैमिली में जो एक बेटा आगे पैदा हुआ, एक जन। अच्छा, बाय द वे, एक इधर इससे पहले मैं बता दूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं था, महिंद्रा एंड मोहम्मद था। मोहम्मद? महिंद्रा एंड मोहम्मद? तो बेसिकली क्या था कि ये दोनों दोस्तों में से एक जन ने बाद में अडॉप्ट करा था महिंद्रा। अच्छा। और उसने पार्टनर बनाया था, 3 जन थे महिंद्रा एंड महिंद्रा को चलाने वाले, 3 जन थे। अच्छा। एक मोहम्मद भाई थे और ये 2 थे जिन्होंने महिंद्रा अडॉप्ट किया। ओके। जो मोहम्मद भाई थे, जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद क्या हो गया, इनको पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। तो उस लालच में, तो स्वाभाविक सी बात है, वो जब छोड़ के चले गए तो इन दोनों ने ये सोचा कि हमने इतने सारे स्टैम्प और इतने सारे हमने जो कंपनी के पेपर्स छापे उसमें M&M लिखा हुआ है। हाँ। तो यार अब उसको हम चेंज क्यों करें, तो वो M&M अपन दोनों हो गए, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दुनिया में गा देते पहले वो महिंद्रा एंड मोहम्मद था, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि उनको स्टैम्प के खर्चे बचाने थे। और तीसरा पार्टनर वहां जाके फाइनेंशियल मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए पाकिस्तान के। तो एक्चुअली में महिंद्रा एंड मोहम्मद था, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा बना। फिर मेन ट्विस्ट कब आने लग गया, महिंद्रा का पीक अगर करें तो इन्हीं में से इनके आगे के वंशज में एक व्यक्ति आए, आनंद महिंद्रा। वहां से आनंद शुरू हो गया। आनंद शुरू हो गया, बिल्कुल। हार्वर्ड के थे। हाँ। इनका कोई इतना खासा इंटरेस्ट नहीं था कि इस चीज को आके ज्वाइन करें, इनके अलग ही एस्पिरेशंस थे। अच्छा, आनंद महिंद्रा का। हाँ, बट फिर कैसे तैसे करके मन बनाया, ठीक है, आए। तो सबसे पहले इनने बोलेरो निकाल ली। बोलेरो अगेन सक्सेस थी, बहुत बढ़िया सक्सेस थी। फिर बोलेरो को सक्सेस देखते हुए इन्होंने मैनेजमेंट को एक प्रपोजल दिया कि भाई बहुत समय हो गया, बोलेरो को 4-4.5 लाख रुपए में बिक रही थी और बहुत मैसिव हिट हो गई थी, ठीक है। लेकिन स्टैग्नेशन आ रहा था क्योंकि मार्केट में कंपटीशन आ रहा था, बाकी गाड़ियां भी आ गई थी, इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रही थी। तो इन्होंने थोड़ा टैक्सी वाली इमेज बन गई थी ना, टैक्सी वाली इमेज बन गई थी। तो इन्होंने बोला कि यार, मैनेजमेंट को बोला कि यार मैं एक नई गाड़ी निकालना चाहता हूँ, और वो नई गाड़ी में क्या है कि भाई मैं सौदा खेलना चाहता हूँ। तो मैनेजमेंट ने बोला कितना चाहिए, तो उन्होंने जो अमाउंट बोला वो उस समय पे 2 साल का प्रॉफिट होता था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ठीक है। ओके। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट में सारे ओल्ड लोग बैठे, बोले अरे तुम पागल हो क्या, इतना पैसे का इतना रिस्क नहीं ले सकते, इतना रिस्क नहीं है। लेकिन इसने ये तब उधर के CEO मैनेजिंग डायरेक्टर बड़े पोस्ट पे थे, इन्होंने क्या सीधे बोला, मेरे को 5 साल दो और ये पैसा दो, अगर 5 साल में नहीं बनाया, कुछ 200 करोड़ के आसपास बनाने थे, अगर 200 करोड़ का प्रॉफिट नहीं बना तो मैं ये पद छोड़ दूंगा, मैं कंपनी छोड़ दूंगा, इस कॉन्फिडेंस में। बल्कि उनकी पारिवारिक कंपनी थी, सब कुछ। और आप उनका गट्स देखो, उन्हें इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया, और उन्होंने निकाले स्कॉर्पियो, फेवरेट ऑफ ऑल। स्कॉर्पियो तो सबको पता है, सिर्फ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा उस समय पे घर घर की शान बनी। 200 करोड़ का प्रॉफिट 1100 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच गया। स्कॉर्पियो ने महिंद्रा को यहाँ लाके खड़ा किया। अब ऑब्वियसली बात है, अब तो इनको कौन निकालने का सोच भी सकता है, ये पूरा एस्टैब्लिश। और इनका स्मार्ट माइंड, ऑब्वियसली हार्वर्ड की परवरिश, खुद भी स्मार्ट है, इतना बढ़िया है। फॉर एग्जांपल ये ट्विटर के चैंपियन है,
एक्स के चैंपियन कितने, हाँ बहुत बार। सो बेसिकली एक्टिव तो है ही, बट इनके काफी सारे, फॉर एग्जांपल जब नीरज चोपड़ा जीत के आए तो उनने नीरज चोपड़ा एक्सक्लूसिव स्कॉर्पियो एडिशन, गाड़ी एडिशन उनने निकाली थी। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि एक लड़की जो सोशल मीडिया इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं था तब, अगर किसी को 1 लाख व्यू भी होता तो उसको वायरल समझते थे, तो वो उसने क्या किया था, एक स्कॉर्पियो को लेके फूड ट्रक बना दिया था और बहुत पुरानी हो गई थी। अच्छा। तो उसको एक फूड ट्रक इन्होंने ट्वीट करके अलग से गिफ्ट कर दिया, डिजाइन करके पूरा। तो आप सोचो उन्होंने कितना सही दिमाग लगाया कि जब वो ऐसी चीज करेंगे, ट्विटर पे तो लोग क्रेजी होंगे, साथ में मीडिया भी कवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी होनी है। तो इज अ वेरी मास्टर ऑफ दैट थिंग। उदय कोटक भी जब पहली बार कोटक महिंद्रा ने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन एक लेवल को क्रॉस किया, तो उन्होंने उदय कोटक की कहानी बताई। बाय द वे, कोटक महिंद्रा नाम कैसे पड़ा? कोटक महिंद्रा नाम ऐसे पड़ा था कि ये फैमिली का कुछ भी नहीं है, फैमिली रिलेटिव नहीं है, तो यही लोगों को लगता है महिंद्रा के नहीं। सो उदय कोटक जो थे वो एक अच्छी फैमिली से थे, मारवाड़ी फैमिली से थे। अच्छा। लेकिन इनके घर पे परिवार में यही था, इन्होंने जमनालाल बजाज से पढ़ाई करी। वही जमनालाल बजाज उनके कॉलेज से पढ़ाई करी मुंबई के। ये तो मुंबई में अभी भी है जमनालाल बजाज, तो क्या ये तो कॉलेज अभी भी है मुंबई में और फेमस है। कैट में अच्छा स्कोर चाहिए होता है, मिलता नहीं है, वो बात अलग है। तुमने भी ट्राई किया था क्या? क्योंकि एफएमएस और जमनालाल सभी ट्राई करते हैं, बहुत कम फी है और बहुत अच्छा, बहुत कम है, बहुत है, बट मिलता है नहीं, वो बात अलग है। मतलब लिंक भी हो गया आप जो कह रहे थे। हाँ वही, मतलब लिंक हो गया। देखो बजाज भी इधर से, महिंद्रा, कोटक कहाँ से, मतलब दुनिया कितनी छोटी है। तो उदय कोटक भाई साहब जब निकले तो इनका ना आज हम कोटक महिंद्रा देखते ही नहीं। कोटक महिंद्रा, उदय कोटक को तो क्रिकेटर बनना था। क्या बात कर रहे हो? अगर ये आज वहां चले जाते, इतनी बड़ी कंपनी। एक क्या हुआ था, एक और बहुत अच्छा खेलते थे, तो एक सिटी या स्टेट लेवल का मैच खेलते खेलते उनको एक इंजरी हो गई और उस इंजरी के चक्कर में वो बेड रेस्ट पे थे ऑलमोस्ट 8-9 महीने। अच्छा। उस समय पे उनको ये एहसास हुआ कि भाई साहब ये तो कुछ और देखना पड़ेगा। अब दिमाग तो था, बट फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, बोला नहीं करेंगे, फैमिली का बिजनेस था, नहीं करना चाहते थे, अपना खोलना, अपना करना। तो फिर उन्होंने उस समय पे बोला जब मैंने इतना फाइनेंस और बैंकिंग पढ़ा हुआ है तो मैं इसी में कुछ करूंगा। तो उन्होंने एक कंसेप्ट लेके आया, उन्होंने जैसे तैसे घर वालों से 30 लाख रुपए उधार लिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, मतलब डिसेंट फैमिली से थे। तो 30 लाख उस टाइम, उस समय पे ऑब्वियसली अर्ली 90s के आसपास में बात कर रहा हूँ, तो अच्छे पैसे थे। और उससे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ तो उनमें होगा जो सबने विश्वास करके दिया है, वरना घर वाले उस समय पे कहाँ से देंगे। तो वो इसलिए दिया है बिकॉज उन्होंने एक चीज शुरू करी लाइसेंसिंग का, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये सारी चीजें शुरू करी जो अच्छा चला। NBFC जब लोग सोचते भी नहीं थे, वो कंसेप्ट लेके आए। वो तो अभी आया, अब आया 8-10 साल पहले सुना है, तब से वो चीज करी थी। उन्होंने एक चीज हमेशा अच्छी रखी, इंटीग्रिटी, कि मैं ऑनेस्टी के साथ काम करूंगा। धीरे 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 करके बढ़ाया। फिर एक समय पे क्या हो गया कि उन्होंने बोला कि भाई मेरे को ना एक प्रॉपर मेंटर भी चाहिए और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो वो आनंद महिंद्रा जी को अप्रोच किया उन्होंने। बड़े मुश्किल से जब मिले, आनंद महिंद्रा जी इनके विजन से बड़ा खुश हो गए। उन्होंने बोला, उनको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा आनंद महिंद्रा जी को। उन्होंने बोला 20 साल में देखिए आपके इन्वेस्टर को कहाँ से कहाँ पहुँचूंगा और मैं कहाँ से कहाँ पहुँचूंगा। और बोले ठीक है, हमको तुम पे विश्वास है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, RBI से इनको लाइसेंस मिला, बैंकिंग ऑपरेशन का एथिकल प्रैक्टिसेस करके कितने आगे बढ़े। तो जब महिंद्रा जी के पास गए थे वो इतने इम्प्रेस थे और प्रॉफिटेबिलिटी को देख के, तो उन्होंने जाते जाते एक और चीज़ बोली, बोले मुझे ना आप बहुत पसंद है, आप मेरे रोल मॉडल हैं, इफ़ यू अलाउ क्या मैं आपका सरनेम भी यूज़ कर सकता हूँ? व्हाट, वेरी बिग थिंग यार। तो फॉर द कंपनी, क्योंकि वो सिर्फ कोटक था, कंपनी में लगाने के लिए। तो इन्होंने तब भी क्या दिमाग सोचा कि महिंद्रा मीन्स ट्रस्ट, अगर ये नाम लग गया तो ऑटोमेटिक लोग सेविंग्स करेंगे, करंट अकाउंट आएंगे, सारी चीजें आएंगी। कोटक और आनंद महिंद्रा जी ऑलरेडी इंप्रेस थे। बोला ठीक है, फाइन, इट्स ओके। एंड इस तरह से कोटक बना कोटक महिंद्रा। और इसी का ट्वीट आज से 3-4 साल पहले जब कोटक महिंद्रा ने एक बहुत बढ़िया मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया, आनंद महिंद्रा जी ने अपने इस पे ट्वीट किया कि आई एम सो प्राउड, एक बार एक लड़का जो मेरे दर पे दरवाजा ठकठकाया था, जिसने मेरे को मेंटरशिप, मुझसे गाइडेंस ली, मुझसे पैसा लिया, आज देखो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ से कहाँ बन गई, वन ऑफ द रिचेस्ट बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड बन गया। वाओ। So, आनंद महिंद्रा को लोग पहचानते नहीं है इतना। Exactly. उन्होंने बस नाम सुना है, मतलब ऐसी बट उन्होंने क्या क्या चीजें करी हुई आप देखो ना। बोला उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ था स्कॉर्पियो के बाद। क्या हो गया था कि एक बार फिर उन्होंने देखा, एक ट्रेंड देखा कि SUV का ट्रेंड आने लग गया, बाहर के लोग कंपटीशन लाने लग गए। तो इन्होंने बोला, अपने बंदे से पूछा जो उनका राइट हैंड था, भाई क्या लग रहा है, SUV चालू करनी है तो कितना लगेगा? बोले 600 करोड़। बोले यार 600 करोड़ तो है ज़्यादा, बट उन्होंने बोला दिस इज वर्थ टेकिंग। उन्होंने 600 करोड़ लगाया, 4 साल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी। अब लोग गेस करेंगे कौन सी SUV महिंद्रा ने उस समय पे निकाली थी। मेरे पे वही है। लो बहुत बड़ी हिंट आ गई है।
तो आप जस्ट इमेजिन करो कि मतलब बंदे, तो ऐसा नहीं है कि बिना रिस्क लिए कोई भी इंसान इतना बड़ा बना है, कैलकुलेटिव रिस्क लिए हैं, बहुत सही सही समय पे लिए, चाहे उदय कोटक हो, कोटक महिंद्रा हो, सब लोगों ने सही सही समय पे सही रिस्क लिए, उसका रिवॉर्ड उनको मिला हुआ है। एक चीज़ ज़रूर है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ड्रॉप आउट हो जाओ, लेकिन ये सब वेल एजुकेटेड है, कोई हार्वर्ड का है, कोई जमनालाल बजाज का है, मतलब वो इंटेलिजेंट पहले से थे। देखिए बहुत लोगों को ये क्रेज चढ़ गया कि भैया मैं ड्रॉप आउट होऊंगा और फिर कुछ बड़ा उखाड़ूंगा, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने ड्रॉप आउट किया, मार्क जुकरबर्ग ने ड्रॉप, अरे भाई हार्वर्ड के ड्रॉप आउट है, तुम मानव रचना के हो, तुम पहले वो क्रैक तो कर लो हार्वर्ड, फिर ड्रॉप आउट हो जाना। एमआईटी के हो। हाँ, और ये लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं तिरथबाई कॉलेज का मैं ड्रॉप आउट हूँ। भाई अरे भाई मतलब वो देखो हार्वर्ड का ड्रॉप आउट है, कोई लंदन बिजनेस स्कूल का ड्रॉप आउट है, कोई ऑक्सफोर्ड का ड्रॉप आउट है, कोई प्रिंसटन का ड्रॉप आउट है, तो उनने कुछ उखाड़ा है। हाँ, तुम अगर बोलो मैं IIM अहमदाबाद क्रैक कर लिया हूँ, मैं ड्रॉप आउट हूँ, तो हम माने। तो ये मतलब मैं बताऊँ आपको, हमारे इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में ही एक बंदा है, हाँ मैं समझ गया, पता नहीं लोग समझे कि जिसने इतना कैट स्कोर भी नहीं लाया, बस वो IIM अहमदाबाद एस्पायर कर रहा था, नहीं हुआ, ना स्कोर आया ना कुछ हो, और आज वो IIM ड्रॉप आउट लिखता है। बहुत है, तो ड्रॉप आउट का तो क्रेज हो गया। ऐसे तो हमारी एक भानु की एक बहुत अच्छी दोस्त है, उर्वशी नाम है उनका, वो बोलते हैं उन्होंने IIT क्रैक किया हुआ है, जबकि वो IIT में अपीयर हुई थी, IIT की। उर्वशी इनकी बहुत अच्छी दोस्त है, और मैं आपको बता दूं कि भानु का उनके साथ उठना बैठना भी है, और भानु उनके साथ डांस भी करते हैं दुबई में, तो आप बिल्कुल आप चेकआउट करो। बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। देखिए बहुत निजी संबंध है। या कंटिन्यू। अब बात इसी कर रहे हो। तो मुझे भी पता IIT ड्रॉप आउट कौन है। मैं उर्वशी रोतेला की बात कर रहा हूँ। अच्छा, रोतेला की ही कर रहे हो? मैं और किसकी करूँगा? उनको तो पूजा भी जा रहा है पहाड़ों में, वो कह रहे हैं मंदिर बना हुआ है उनका, उनका नाम भी है भैया। अभिषेक भाई कुछ जाते जाते अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के लिए कोई मैसेज? इन्वेस्टर फ्रेंड्स क्या है, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है? भाई मैं ये सिंपल सा कहूँगा कि 2025 में अगर आप देखोगे, एक अक्टूबर में मैंने स्टेटमेंट दी थी कि भाई लोगों की पैंट खुल जाएगी, और आप देखोगे वहाँ से 60-70% गिरा। हमारे पॉडकास्ट अपने ही पॉडकास्ट में बात करी थी। तो इस बार मैं कह रहा हूँ कि मार्केट वापस रिकवर होगा, ठीक ठाक जाएगा, लेकिन आपके स्टॉक्स रिकवर नहीं करेंगे। अच्छा, स्मॉल कैप और मिड कैप की हालत टाइट हो जाएगी। जितने लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश कर रहे हैं उनकी बैंड बच जाएगी। केवल और केवल जो ETFs और इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं वो लोग बचे रहेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, आपकी रिकवरी नहीं होगी। तो 2025 में सोच समझ के निवेश करना, और लार्ज कैप में ही रहना, लार्ज कैप में ही रहना, ब्लू चिप्स में ही रहना, क्योंकि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में कर रहे हो तो क्या पता किडनियाँ बिक जाए, उनसे रहना है दूर। ऑलराइट, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू अभिषेक भाई, अगला पार्ट और इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, आई गेस। लेट्स सी, बिल्कुल करेंगे, लेट्स सी, जैसा प्यार आता है बिल्कुल। और जैसा मैं कहता हूँ कमेंट्स थोड़ा देखना, बिल्कुल, काफी फैंस, काफी क्वेरीज, काफी क्वेश्चन, डाउट, और उन्हीं को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ऑलराइट, अच्छा लगा। आशा करते हैं आपको एक बार फिर सब पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट से जुड़े किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं खुद अभिषेक भाई से कह के रिप्लाई कराऊंगा। पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।